हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का एग्जाम कार्ड लाइव पर। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का मुक टेस्ट नंबर 9। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले 8 मुक टेस्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोग को, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, 16 माइक्रोफैराड एंड सो ऑन इंफिनिटी आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो किस में कनेक्ट किया गया आप लोगों का संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बोला गया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ इस सिस्टम का क्या होगा, इस निकाय का जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी होने वाली है, ये आप लोग को पूछा गया है। जब भी हम लोग जो है संधारित्र या कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे तो 1/c इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। आई होप आप लोगों को ये याद होगा। ठीक है, तो 1/c इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ओके, अब अगर हम लोग इनफाइनाइट सीरीज की बात करते हैं तो आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है इनफाइनाइट सीरीज में, सम का। ठीक है, जीपी में। ओके, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो आर। कोई दिक्कत, चलिए इधर सॉल्व करते हैं इसको। जब हम लोग ए की बात कर रहे हैं तो ए क्या निकल के आया हम लोगों के लिए 1/2, और वहीं अगर हम लोग आर निकालते तो आर कैसे निकालेंगे, a2/a1 कर दो। ठीक है, अब a2 का मतलब आप लोग का ये सेकंड टर्म हो जाएगा और ये आप लोग का फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 डिवाइड में आप लोग का 1/2 हो गया, ये इधर जाएगा 1, 2 ऊपर जाएगा तो 2/4 मतलब आंसर आ गया 1/2 के इक्वल। तो क्या आ गया 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 1/2 के इक्वल। देन सिंपली क्या आ जाएगा 1/2 1/2, काट दो दोनों को तो क्या आ गया आप लोग का 1 के इक्वल। ये आया हम लोग का 1/c इक्विवेलेंट, पर सी इक्विवेलेंट निकालेंगे वो क्या आएगा 1/1 इक्वल टू 1 के बराबर। देन हम लोग का जो आंसर होने वाला है वो डी ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एयरफोर्स अग्निवीर बुक्स के बारे में। 2022 के लिए ये बुक रहेंगी आप लोग की। जो पहली प्रैक्टिस बुक है वो आप लोग की एक्स ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए, इसमें आप लोग को टोटल 22 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। वही हम लोग सेकंड बुक की बात करते हैं, ये आप लोग की बाई ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए, इसमें आप लोगों को 40 प्रैक्टिस सेट्स मिलने वाले हैं। और थर्ड बुक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी बाई ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए, पर ये जो है आप लोग की गाइड है। अब देखो गाइड का मतलब समझो एक्चुअली क्या है, इंग्लिश के जितने भी आप लोग के टॉपिक हैं सारे डीपली इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं, एंड रागा के भी सारे टॉपिक इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। तो जो बाई ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये दोनों बुक बाय कर सकते हैं, एक तो प्रैक्टिस सेट बुक आप लोग का एंड एक गाइड बुक। ठीक है, अगर एक्स की कर रहे हो तो आप लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट बुक को बाय कर सकते हो। ठीक है, अब कहाँ से बाय करनी है, कहाँ से खरीद सकते हो, तो www.examcard.in से बाय कर सकते हो, या फिर किसी भी आप लोग जो है शॉपिंग साइट से कर सकते हो, लाइक आप लोग का अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी आप लोग को अवेलेबल करा दी गई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सेम प्रैक्टिस सेट बुक को आप लोग क्या करना चाहते हो कि ऑनलाइन लगाना चाहते हो उसके प्रैक्टिस सेट्स को। ठीक है, तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। वाई ग्रुप की अगर बात करते हैं टोटल 40 प्रैक्टिस सेट आप लोग जो ऑनलाइन लगा सकते हो, आउट ऑफ 50 अपना स्कोर जान सकते हो। वहीं अगर हम लोग एक्स ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें आप लोग को जितने भी 20 या 22 मुक टेस्ट दे रखे हैं इनको भी आप लोग ऑनलाइन लगा सकते हो, अपना स्कोर आउट ऑफ 70 जान सकते हो। अगर हम लोग बात करते हैं वाई ग्रुप का जो प्रैक्टिस बुक है या प्रैक्टिस मुक टेस्ट है वो आप लोगों को हिंदी मीडियम में केवल मिलने वाला है, और एक्स ग्रुप वाले जो प्रैक्टिस सेट है आप लोग के वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल करा दिए गए हैं। ठीक है, कहाँ जाकर लगा सकते हो आप लोग इसे, www.examcard.in पर जाके आप लोग सिंपली इन्हें लगा सकते हो। ओके, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आता है और ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, इन थर्मोडाइनमिक्स द थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस 200 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू अ गैस। एक गैस को कितना हीट दिया गया, 200 जूल। ओके, एंड क्या बोला गया, 100 जूल ऑफ वर्क इज आल्सो डन ऑन इट। मतलब कार्य कितना किया गया, 100 जूल, पर किस पर किया गया, गैस पर किया गया, गैस के द्वारा तो नहीं किया गया। क्या आ गया, नेगेटिव का कार्य। तो इस चीज को आप लोग को समझना है, वर्क डन ऑन गैस। ठीक है, मतलब गैस पे अगर कार्य करते हैं हम लोग तो कैसा होगा, नेगेटिव का। वर्क डन बाय गैस मतलब गैस के द्वारा किया गया कार्य वो रहेगा आप लोग का पॉजिटिव। देखो इस चीज को याद रखो क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाला है, कुछ भी हो जाए। अब अगर हम लोग बात करते हैं हीट गिवन टू अ गैस, हीट गिवन टू अ गैस। ठीक है, अगर गैस को हीट देते हो देन हीट विल बी पॉजिटिव। हीट टेकन फ्रॉम द गैस, हीट टेकन
फ्रॉम गैस, देन हीट कैसा होगा आप लोग का, नेगेटिव का होगा। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई। कार्य गैस के ऊपर करेंगे तो नेगेटिव, गैस के द्वारा कार्य किया जाएगा तो पॉजिटिव, हीट गैस को दी जाएगी तो पॉजिटिव, हीट गैस से ली जाएगी तो नेगेटिव। समझ आया कि नहीं? तो सिंपली आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू प्लस डी यू के इक्वल। इधर मुझे क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू के इक्वल। तो डी क्यू हीट कितना दे रखा है आप लोगों को, 200 हीट दिया था हम लोगों ने, माइनस अब कार्य गैस पर किया गया था तो नेगेटिव का कार्य हो जाएगा। तो इसका जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी गैस की वो कितनी आने वाली है आप लोग की, 300 जूल। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। हो सकता है इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया जाएगा। इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस 200 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू अ गैस एंड 100 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय गैस। ठीक है, नॉट ऑन, मतलब ऑन नहीं लिखना है हम लोगों को, डन बाय गैस होगा बाय ऑन की जगह। ठीक है, तो ऑन और वाई से आप लोग का देखो क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाएगा। जब गैस के द्वारा कार्य किया गया आप लोग का 100 जूल, ठीक है, गैस को कितनी ऊर्जा दी गई है आप लोग की, सॉरी ऊष्मा कितनी दी गई है आप लोग की, 200 जूल। ठीक है, तो अब निकालोगे तो क्या आएगा आप लोग का, डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू माइनस डी क्यू के इक्वल, सॉरी डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू के इक्वल। ठीक है, तो हीट कितनी दी गई, 200, जो कि पॉजिटिव की रहेगी। कार्य गैस के द्वारा किया गया है मतलब कि कार्य भी पॉजिटिव होगा, तो 200 में से 100 माइनस करोगे क्या बचेगा आप लोग का, 100 जूल के इक्वल। समझ आया कि नहीं? तो क्वेश्चन को आप लोग को कैसे भी घुमाया जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को 100% देखने को मिलने वाला है आप लोग का एग्जामिनेशन में। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या बोला गया है, अ डिमिनाइज्ड वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ओनली इन, एक आप लोग का छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है। जब हम लोग प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो प्लेन मिरर में आप लोग को पता है इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, मतलब इमेज आप लोग का काल्पनिक तो होता है, बट आप लोग का जो साइज होता है इमेज का वो सेम साइज का बनता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज बनेगा। वहीं अगर हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो इसमें आप लोग का इमेज रियल भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है। तो इधर तो हमें पता चल गया केवल वर्चुअल तो नहीं बता रहा है, बना रहा है। इसमें क्या बोला गया है, केवल वर्चुअल और छोटी इमेज बनाए, तो ये वैसे भी पॉसिबल नहीं है। अब जब कॉनकेव पैराबोलिक की बात करेंगे तो सेम वो पैराबोला है, वही वाली कंडीशन होनी चाहिए कुछ ना कुछ आप लोग की। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों का जो है काम नहीं करेगा, ओनली डिविनाइज्ड वर्चुअल। अब बचा के हम लोग के पास उत्तल दर्पण बचा, कॉन्वेक्स लेंस बचा। तो कॉन्वेक्स लेंस में आप लोगों को पता होगा ये हमेशा वर्चुअल एंड डिविनाइज्ड इमेज जो है बनाता है। ठीक है, हमेशा काल्पनिक और छोटी इमेज बनाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, इधर सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ओके, चलिए तो चलते हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट अप्लाई इन ऑल सिचुएशन, या फिर बोल सकते हो रेफरेंस फ्रेम। हर रेफरेंस फ्रेम में ये आप लोग की अप्लाई नहीं होती, कौन सी इक्वेशन है इसमें से। ठीक है, निर्देश तंत्रों में बताओ फटाफट, आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है एफ इक्वल टू एम ए, ऑप्शन बी दे रखा है एफ इक्वल टू कैपिटल जी एम वन टू अपॉन आर स्क्वायर, वी इक्वल टू एन लैम्डा, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, या फिर पीवी इक्वल टू आर टी। गॉट इट? देखो एक चीज आप लोग को बताता हूं, किसी भी कंडीशन की आप लोग बात कर लो, ठीक है, जैसे कि कोई भी आप लोग की वेव है, ओके, एयर से वाटर में जाए या वाटर से एयर में जाए, आप लोग का बी इक्वल टू क्या रहेगा, एन लैम्डा ही रहने वाला है। समझ आया कि नहीं? वहीं अगर हम लोग बात करते हैं आप लोगों की, या फिर हम लोग बी इक्वल टू एन लैम्डा लिख रहे हैं, ठीक है, एन अगर इधर आप लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, तो आप लोग चाहो तो क्या ले सकते हो, रे ऑफ लाइट भी ले सकते हो इधर। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग बी ऑप्शन की बात करते हैं तो एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, मतलब जो फोर्स होगी आप लोगों की किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो यही होने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। आप लोग चाहो वाटर के अंदर निकाल लो या फिर चाहो एयर में निकाल लो, चाहे आप लोग स्पेस में फोर्स निकाल लो, फोर्स का फॉर्मूला सेम रहेगा। समझ आया कि नहीं? वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पीवी इक्वल टू आर टी, तो पीवी इक्वल टू आर टी जो फॉर्मूला रहेगा वो भी आप लोग का सेम रहने वाला है। बट इधर एक चीज आप लोग का चेंज होगा, क्या कि जो फोर्स का फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम ए है, इसमें आप लोग का चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप लोग क्षैतिज की बात करते हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हो, तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स एफ लगा रहा हूं
एंड माई एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, एम ए के इक्वल, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, जो भी एक्सेलरेशन उस पर प्रोड्यूस हुआ, जो मैंने एफ फोर्स लगाई उसके बाद, ठीक है, और जो ब्लॉक का मास था। अब अगर हम लोग सेम कंडीशन को, सेम ब्लॉक को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकें, तो अब फोर्स क्या लगेगा, उसका वेट डाउनवर्ड mg, तो फोर्स क्या हो गया आप लोग का, F इक्वल टू mg के इक्वल। समझ आया कि नहीं? तो इधर आप लोग क्या देख रहे हो कि जब हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो उसका फोर्स का जो फॉर्मूला है ma के इक्वल है, और वहीं अगर हम लोग पहुंच गए वर्टिकल पे तो उसका F का जो फॉर्मूला है वो mg के इक्वल है, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर चेंज करते हो या रेफरेंस फ्रेम आप लोग चेंज करते हो तो उसकी वजह से आप लोगों का एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। पहले आप लोगों का एक्सेलरेशन था, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया जब हम लोग वर्टिकल में पहुंचे। तो इट मींस क्या हो गया, F इक्वल टू एम ए हम लोग हर कंडीशन या हर सिचुएशन में यूज नहीं करते। आई होप आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा लगभग, ठीक है। चलिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। जूल किलोग्राम की पावर -1 केल्विन की पावर -1 इज ऐसा यूनिट ऑफ, देखो Q इक्वल टू क्या होता है, M, एक तो ml होता है और एक Q इक्वल टू क्या होता है, mc डेल टी के इक्वल होता है। तो इधर डायरेक्ट हम लोग को दिख रहा है अगर केल्विन का कुछ आ रहा है खेल तो लेटेंट हीट तो आप लोग की वैसे भी नहीं होगी, गुप्त ऊष्मा वैसे भी नहीं होगी, बचा के आप लोग का स्पेसिफिक हीट निकाल के देख लेते हैं। स्मॉल सी इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन m इंटू डेल टी के इक्वल। जब हम लोग बात कर रहे हैं ऊष्मा, तो ऊष्मा की यूनिट क्या होती है, जूल। जब हम लोग मास की बात कर रहे हैं यूनिट क्या होती है आप लोग की, किलोग्राम। जब हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो यूनिट क्या होती है आप लोग की, केल्विन। देन आंसर क्या आ जाएगा, जूल किलोग्राम -1 केल्विन -1 के इक्वल। देखो कौन से ऑप्शन दे रखा है आप लोग को, ऑप्शन डी जो है करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नंबर 6 क्वेश्चन की। डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है। श्यानता गुणांक का क्या बताना है, विमीय सूत्र बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया आप लोगों से, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला साइज मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, F इक्वल टू क्या होता है, 6 पाई ईटा आरवी के इक्वल, ठीक है। इधर से अगर ईटा निकालते हो, यही तो आप लोग का जो है श्यानता गुणांक है या फिर आप लोग का कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो क्या आएगा आप लोग का, आरवी के इक्वल 6 पाई तो कांस्टेंट है तो लेना देना नहीं है हम लोग को, ठीक है। फोर्स का आप लोग का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, ml/t-2 के इक्वल। वहीं r की बात करते हैं तो l के इक्वल होता है, और अगर b की बात करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, lt-1 के इक्वल। अब l से एक l कट गया, ठीक है, तो क्या बचेगा m, और इस l को ऊपर ले जाओगे तो l-1, और t-1 से एक t-2 कटेगा तो t-1 बचेगा, तो क्या बचा, t-1 के इक्वल। तो आंसर क्या आ गया, ml-1 t-1 के इक्वल। देन मेरा जो आंसर बी है वो करेक्ट होने वाला है। एंड मेरे को ये बताओ कि जो आप लोग का श्यानता गुणांक है, ठीक है, इसके बराबर और किसका विमीय सूत्र होता है, ठीक है, विमीय सूत्र, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। चलिए चलते हैं सेवंथ वाले क्वेश्चन पर। तो सेवंथ वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नीचे दिए गए रंगों में से सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है, मतलब द कलर गिवन बिलो हैव द हाईएस्ट वेवलेंथ। तो किसका जो वेवलेंथ है वो क्या है, हाईएस्ट है। तो इस चीज को कैसे याद रखोगे, विब ग्योर से। समझ आया कि नहीं, ये क्या आप लोग का रेड, ये क्या आप लोग का वॉयलेट, ठीक है। जब भी आप लोग वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हो, ठीक है, देन आप लोग का लेमडा इंक्रीजेस। जब भी आप लोग जो है आर से बी की तरफ जाते हो तो क्या करता है आप लोग का, न्यू इंक्रीजेस, मींस आप लोग का फ्रीक्वेंसी जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा। जब कहाँ जा रहे हो आप लोग, रेड से वॉयलेट की तरफ, या वॉयलेट से रेड की तरफ आओगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, एक ये भी कंडीशन हो सकती है। या फिर वॉयलेट, आप लोग वॉयलेट से रेड की तरफ आ रहे हो तो लेमडा इंक्रीज हो रहा है, तो रेड से वॉयलेट की तरफ जाओगे तो लेमडा डिक्रीज होगा। ये आप लोगों के दिमाग में याद होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो इधर से हम लोग को क्या पता चल गया, जो मैक्सिमम वेव लेंथ है लेमडा मैक्स वो किसका है, आर का, ठीक है। एंड न्यू जो है क्या है, वो मिनिमम है आप लोगों का, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी रेड का मिनिमम होता है। वही वॉयलेट की बात करें तो लेमडा इसका मिनिमम हो जाएगा, और न्यू जो होगा फ्रीक्वेंसी वो आप लोग का मैक्सिमम हो जाएगा फॉर वॉयलेट। आई होप आप लोग को क्लियर होगा चारों क्वेश्चन। आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, इधर ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, जब हम लोग एक ग्लास रॉड को, ये बहुत बार एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने आई होप करा होगा जब 12th में पढ़े होंगे आप लोग फिजिक्स, ठीक है।
चलिए, तो जब हम वो एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, तो इधर क्या लगे आप लोग का, चार्जिंग बाय क्या हो रहा है आप लोग का, फ्रिक्शन हो रहा है। समझ आया कि नहीं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, तो जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रहे हैं, देन हो क्या रहा है आप लोगों का, जो ग्लास रॉड है वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, लूज कर दे रही है, मतलब बोल सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे रही है। कोई दिक्कत, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जो चार्ज आएगा ग्लास रॉड पे वो तो पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, और हम लोग किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, एंड जो सिल्क क्लॉथ है उस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पहुंचेंगे, सिल्क क्लॉथ में पहुंचेंगे। समझ आया कि नहीं, तो आंसर ये बताओ कि आप लोगों का गिव्स प्रोटॉन टू सिल्क होगा या फिर गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क होगा, फटाफट बता दो एक बार। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क। कोई सी तो नहीं सोच रहा है इधर कि गेन्स प्रोटॉन फ्रॉम सिल्क, सिल्क से कुछ प्रोटॉन ले लिए पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अगर सोच रहे हो तो क्लियर करता हूं आप लोगों का डाउट। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज करना है, इसको नेगेटिवली, इनिशियली दोनों न्यूट्रल थे। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इसमें से। ठीक है, और जब किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो इसे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं, या फिर गेन लिख लो आप लोग, इलेक्ट्रॉन गेन। समझ आया कि नहीं, तो किसी बॉडी पे से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी बॉडी को हम लोग प्रोटॉन देते नहीं है। खेल क्या आप लोग का पॉजिटिव और नेगेटिव किसी बॉडी का होना कि उसमें से इलेक्ट्रॉन या तो निकाले जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, कभी प्रोटॉन निकाले या दिए नहीं जाते। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिल्क को इलेक्ट्रॉन्स देगी। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आप लोगों का। बताइए, व्हेन साउंड वेव एंटर फ्रॉम वाटर टू एयर, वाटर से कहां एंटर कर रही है आप लोगों की, एयर में एंटर कर रही है, सॉरी, एयर से वाटर में एंटर कर रही है आप लोगों की। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, इसमें से क्या चेंज नहीं होगा। तो हम लोगों को पता है साउंड वेव के लिए जब भी ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, इसकी जो आवृत्ति होती है वो क्या करती है आप लोग की, चेंज नहीं होती है। ठीक है, आवृत्ति, ओके, क्या करती है आप लोग की, चेंज नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, फ्रीक्वेंसी जो है करेक्ट ऑप्शन होने वाला। चलिए बढ़ते हैं 10th वाले क्वेश्चन पर, क्या बोल रखा है, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, 32 ओम, 48 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, किसमें कनेक्ट किए गए हैं, पैरेलल में कनेक्ट किए गए। बोला क्या गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। जब हम लोग पैरेलल की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आप लोग का, R3 के इक्वल। तो 1/R1 क्या होगा, 1/8, 1/R2 क्या आएगा, 1/32, 1/R3 क्या आएगा, 1/48 के इक्वल। ठीक है, देन सिंपली हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं 8, 32 और 48 का, कितना आएगा आप लोग का, 96 के इक्वल। 8 से कितने बार जाएगा आप लोग का, 12 टाइम्स जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 32 से कितने बार जाएगा आप लोग का, 3 टाइम्स जाएगा। और 48 से कितने बार जाएगा आप लोग का, 2 बार जाने वाला है। तो 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 2 कितना आएगा आप लोग का, 17 के बराबर आने वाला है। नीचे क्या आ गया, 96। ये क्या आ गया आप लोग का, 1/R इक्विवेलेंट। देन R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आप लोग का, 96/17 के इक्वल। अब 96/17 अगर मैं ऑप्शन में देखता हूं तो ना तो ए में, ना बी में, ना सी में, तो मेरा ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। बात करते हैं 11th क्वेश्चन की, क्या बोला है, अ मूविंग कॉइल ऑफ कंडक्टर प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक मूविंग कॉइल कंडक्टर है जो कि आप लोग का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, इज अ कंसेक्वेंस ऑफ। तो हम लोग बात करते हैं इधर फैराडेज के लॉ की। तो फैराडे के दो नियम थे। एक तो ये नियम था कि आप लोग का डेफिनेशन बताता है, जब भी हम लोग जो है एक कॉइल को बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, उस कॉइल में आप लोग का इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, आप लोग का प्रोड्यूस करेगा। या फिर अगर वो सर्किट जो है क्लोज सर्किट है तो क्या होता है आप लोग का, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। पहला लॉ तो ये था आप लोग का। और सेकंड में क्या था कि आप लोग का कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है प्रोड्यूस होता है, उसका फॉर्मूला था। ठीक है, तो फॉर्मूला एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, फैराडेज लॉ। ठीक है, चलिए अब क्या दे रखा है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम, रेडियम का हाफ लाइफ दे रखा है 1600 ईयर्स।
द फ्रैक्शन ऑफ द रेडियम सैंपल दैट विल रिमेन आफ्टर 6400 ईयर, मतलब 6400 साल बाद कितना सैंपल रह जाएगा उस रेडियम का। ठीक है, तो देखो भैया 6400 डिवाइडेड बाय 1600, जीरो से जीरो कट गए, 4 से डिवाइड करोगे 4 बार, ठीक है, या फिर आप लोग 8 से डिवाइड कर दो, ये 2 टाइम्स कट जाएगा और ये आप लोग का 8 टाइम्स कट जाएगा। ये कितने टाइम्स कट जाएगा आप लोग का 4, मतलब कि 6400 को 1600 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स कट गया आप लोग का, कोई दिक्कत, मतलब टोटल कितनी हाफ लाइफ गुजरी होंगी आप लोग की, 4 हाफ लाइफ गुजरी होंगी। ओके, अगर इनिशियली मैंने मान लिया उसका फ्रैक्शन बनना तो 1 ही होगा आप लोग का इनिशियली, एक हाफ लाइफ जब गई तो उसका 1/2 हो गया। ठीक है, देन एक और गई, 2 हाफ लाइफ कंप्लीट हो गई आप लोग की तो 1/4 हो गया, जब 3 हाफ लाइफ कंप्लीट हो गई तो 1/4 का हाफ 1/8, और जब 4 हाफ लाइफ कंप्लीट हो गई तो 1/8 का हाफ करोगे तो 1/16 के बराबर। देन मेरा जो उत्तर रहेगा वो सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। मैंने क्या बोला था, जो आप लोगों का रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर है और उसमें जो हाफ लाइफ वाले क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए आप लोगों को फॉर्मूले की नीड पड़ेगी ही नहीं, जो मैंने बताया वो याद रखो बस। समझ आया कि नहीं? चलिए बात करते हैं 13 वाले क्वेश्चन की। द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो आरएमएस स्पीड दे रखी है एक सर्टेन टेम्परेचर पर, वो बी है। अगर टेम्परेचर को मैं क्या कर देता हूँ, 2 गुना कर देता हूँ, और जो हाइड्रोजन गैस है वो किस में बदल जाती है, एटॉमिक हाइड्रोजन में बदल जाती है, मतलब मास कितना हो गया आप लोग का m/2 के इक्वल, या फिर एटॉमिक मास कितना हो गया इसका m/2 के इक्वल। आरएमएस स्पीड कितना रहेगा ये पूछा गया है, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओगे आप लोग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आप लोगों का T/m के इक्वल, क्योंकि मुझे लेना देना किससे, आप लोगों का टेम्परेचर से और आप लोगों का मास से लेना देना है। ठीक है, और बाकी किसी क्वांटिटी से लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। ठीक है, तो इधर आप लोग का सिंपली जो B2 होगा अपॉन B1 होगा वो किसके बराबर आएगा, M2/M1 इनटू में आप लोग का क्या आ गया इधर T1/T2। कोई दिक्कत, अरे देखो ना, जैसे B2 हम लोगों ने B निकाला हम लोगों ने T1/M, ठीक है, और हम लोग निकालना चाहते हैं B2/B1 को। ठीक है, तो B आप जो B2 होगा उधर क्या आएगा आप लोग का, सॉरी इधर मैंने उल्टा कर दिया, 1 मिनट को देखो, इधर हम लोग डायरेक्ट इधर से ही कर लेते हैं सो दैट हम लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखा है, टेम्परेचर को कितना करा, 2 गुना मतलब 2T कर दिया, और जब हम लोग मास नंबर की बात कर रहे हैं, सॉरी हम लोग एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा आप लोग का m/2 के इक्वल आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये 2 आप लोग का ऊपर पहुंच गया, तो सिंपली √4 हो जाएगा, और √4 को बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, और अंदर क्या बचेगा, कैपिटल T बाय कैपिटल M के इक्वल। ठीक है, तो ये किसके इक्वल था आप लोगों का, बी के इक्वल, तो हमें बी डैश निकालना तो 2b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ गया आप लोग का, सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलिए तो बात करते हैं 14 वाले क्वेश्चन की, बल क्या है। बल एक आप लोग का वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, टेंसर है, समटाइम्स वेक्टर, कभी कभी वेक्टर होता है, कभी कभी स्केलर भी कहलाता है। ठीक है, तो देखो बल की जब हम लोग बात करते हैं तो फोर्स एफ अगर मैं लगा रहा हूँ तो फोर्स का क्या है, कुछ डायरेक्शन में लगा रहा हूँ मैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे क्या करना है, इसको एक्सेलरेट करना है। ठीक है, इस पेन को एक्सेलरेट करना है, ऐसा रखा हुआ है ये, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे आगे की तरफ एक्सेलरेट करना है तो मैं पीछे से बल लगाऊंगा, अगर मुझे इधर पीछे की साइड लेके आना है तो मैं इसके इधर से बल लगाऊंगा। समझ आया कि नहीं, मतलब मैं मेरे को बल कैसे लगाना पड़ेगा, जिस तरफ भी उसे एक्सेलरेट करना है, मतलब बल का क्या है आप लोग का डायरेक्शन है। समझ आया कि, और मैग्नीट्यूड तो भाई होता ही होता है, तो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो कौन कैसी क्वांटिटी कहलाई जाती है, वो आप लोग की सदिश राशियां होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझ आया कि नहीं? चलिए 15 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस अ साउंड दैट कैन बी हर्ड बाय अ पर्सन, इसमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी साउंड की जो है वो एक साधारण मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। ठीक है, चलिए तो मैंने आप लोगों को बताया था जो आप लोगों का ऑडिएबल साउंड फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। आई होप आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आप लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी बताओ जो एक नॉर्मल ह्यूमन सुन सकता है, तो वो फ्रीक्वेंसी किसके बीच में आएगी, 2 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। क्या 30 हर्ट्ज आप लोग का इसके बीच में आता है, नहीं, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर पहुंच गया। 40 किलो हर्ट्ज आता है, नहीं, 20 किलो हर्ट्ज से ये भी ऊपर पहुंच गया। 100 किलो हर्ट्ज आता है, नहीं, ये भी आप लोग का 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर पहुंच गया। वहीं अगर हम लोग सी की बात करते हैं तो क्या दे रखा है, 2 किलो हर्ट्ज, तो 2 किलो हर्ट्ज तो आप लोग का 2 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज के बीच में आता है।
तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है इधर। ठीक है, चलिए क्या दे रखा है 16 क्वेश्चन में, द सन इज सीन लिटिल बिफोर इट्स राइज एंड फॉर अ शॉर्ट व्हाइल आफ्टर इट्स सेट, दिस इज बिकॉज। अब आप लोग को पता है कि सूर्य उगने से पहले आप लोगों का कुछ क्षण के लिए हमें दिखता है, और सूर्य अस्त के बाद भी हम लोग को कुछ क्षण के लिए सूर्य दिखता है। वो किसकी वजह से होता है आप लोग का, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब अगर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो जो सूर्य से किरणें आती हैं तो वो क्या होती हैं आप लोग की, एटमॉस्फेयर की तरफ क्या कर जाती हैं आप लोग की, मुड़ जाती हैं। समझ आया कि नहीं? तो अब एटमॉस्फेयर की तरफ आप लोग की मुड़ गई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इसकी वजह से हमें प्रतीत होता है कि सन आप लोग का पहले उग रहा है और सन आप लोग का बाद में सेट हो रहा है, बाद में अस्त हो रहा है सन का। ठीक है, चलो 17 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ जाएगा। द फिगर शोन अबव गिव द टाइम t वर्सेस x ग्राफ ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट a b c, which one of the following is the correct relation between their speed ba bb bc respectively at any instant। ठीक है, तो आप लोग को ग्राफ किसमें दे रखा है, t और x में दे रखा है ग्राफ आप लोग को। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब भी हम लोग स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप निकालूंगा, जैसे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का अगर मुझे स्लोप निकालना होता है तो वो किसके बराबर आता है आप लोग का, एक्स अपॉन टी के इक्वल, जो कि किसके बराबर आएगा, बी के इक्वल। बट अगर मैं इधर इसकी बात करता हूं तो इधर क्या आएगा आप लोग का, टी अपॉन एक्स आएगा। समझ आया कि नहीं? तो इधर का स्लोप मैं निकालता हूं, स्लोप क्या होता है आप लोग का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के इक्वल। तो y क्या है आप लोग का, t, x क्या है आप लोग का, x, तो t अपॉन x, अब t अपॉन x इसके इक्वल आप लोग का 1 अपॉन b के इक्वल, मतलब स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ गया आप लोग का, स्लोप आ गया। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या हो गया आप लोग का, जिसका एंगल कम होगा उसका स्पीड क्या होगा आप लोग का, ज्यादा होने वाला है। तो ये भी बोल सकते हैं b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। ठीक है, तो इसका एंगल क्या आप लोग का कम है, तो ऑटोमेटिकली इसका स्पीड क्या होगा आप लोग का, ज्यादा होगा। फिर इसका आप लोग का स्पीड ज्यादा है, सॉरी इसका एंगल ज्यादा है तो इसका स्पीड कम होगा, और सी का सबसे कम। तो क्या लिख सकते हैं, बी ए इज ग्रेटर देन बी बी ग्रेटर देन बी सी। आई होप आप लोग को ये समझ आया। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, बी ऑप्शन जो है इधर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 18 वाले क्वेश्चन की। वन डाइन अ यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम इज इक्वल्स टू। तो वन डाइन किसके बराबर होती है, ये बहुत बार पूछा गया आप लोगों से। आप लोगों से पूछा जाता है कि बताओ 1 न्यूटन किसके बराबर होती है, तो क्या आ जाता है आप लोग का 10⁻⁵ डाइन के इक्वल। तो अगर मैं पूछ लूं कि 1 डाइन किसके बराबर होती है आप लोग की, तो 10⁻⁻ न्यूटन के इक्वल। ठीक है, तो क्या आ गया, 10⁻⁵ न्यूटन के इक्वल। अब जब हम लोग जनरल यूनिट की बात करते हैं, जैसे F इक्वल टू क्या होता है, एम की होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आप लोग का 10⁻⁻⁵, ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल। कोई दिक्कत? तो आंसर क्या होने वाला है आप लोग का, डी ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। स्क्वायर करो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब बात करते हैं 19 वाले क्वेश्चन की, द फार्मूला फॉर द कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में जो फार्मूला कन्वर्जन होता है, एटलीस्ट आप लोगों को 2 बार तो मैं बता चुका हूँ इसको। ठीक है, तो क्या होता है आप लोग का, एफ डिग्री इक्वल टू 32 प्लस 1.8 सी डिग्री के इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इधर आप लोग को x को कैसे कंपेयर कर सकते हो, 32 के साथ। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, जो फैक्टर x है वो 32 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 20 वाला। क्या बोला है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम बेंगलुरु गोज टू 50 किलोमीटर इन द स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ जो है सीधी 50 किलोमीटर जाती है, इमीडिएटली टर्न अराउंड एंड रिटर्न टू बेंगलुरु। ठीक है, मतलब ए पॉइंट से गई, ए और फिर बी पर पहुंची, और बी से फिर लौट के आप लोग की ए पर आ गई। तो बोला गया था टाइम टेकर फॉर दिस राउंड ट्रिप, इस ट्रिप के लिए जो समय लिया गया है वो 2 घंटे है। तो मैग्नीट्यूड बताना है उसकी एवरेज वेलोसिटी का। तो अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है, तो भैया ये बताओ कि आप लोग का टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना इधर। ठीक है, ए से गया बी पर, बी से ए पर दोबारा लौट के आया। तो अगर मैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करता हूं तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। जब टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आप लोगों की, वो भी 0 के बराबर होगी। अगर एवरेज स्पीड पूछा जाता देन वो आती है आप लोगों की। समझ आया कि नहीं? तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं 21 वाले क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट शोन अबव। जो सर्किट ऊपर दिख रहा है उसमें आप लोगों का करंट का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखो आप लोग का R1 और R2 किस में दे रखे हैं, पैरेलल में क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 के इक्वल, तो 2/3 के इक्वल आ गया। अगर हम लोग I निकाल लें तो B अपॉन R के इक्वल होता है, B का वैल्यू होता है 10, R का वैल्यू होता है 2/3, ठीक है। इससे डिवाइड करोगे 5 टाइम्स, 5 इंटू 3 कितना होता है आप लोग का 15 एम्पियर के इक्वल। तो इस सर्किट में करंट कितना होगा आप लोग का 15 एम्पियर के बराबर। चलिए बात करते हैं 22 वाले क्वेश्चन की। हाउ फार मस्ट अ गर्ल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के आगे एक लड़की कितनी दूरी पर खड़ी हो सो दैट सी एन इरेक्ट इमेज ऑफ आवर फेस 4 टाइम्स नेचुरल। कैसी चाहिए उसको, 4 टाइम्स नेचुरल चाहिए। मतलब एम जो होगा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव के 4 आ गया कि नहीं, ओके। रेडियस 120 दे रखी है, तो जब एफ की वैल्यू की हम लोग बात करते हैं तो वो कितनी होगी 60, बट कैसी होगी आप लोग की, नेगेटिव की। कोई दिक्कत, ओके। अब हम लोग को क्या निकालना है इधर, सिंपली हम लोगों को इधर u का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट करो, m इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का माइनस के एफ अपॉन एफ माइनस यू के इक्वल। कोई दिक्कत, ठीक है। सॉरी इधर आप लोग क्या करोगे, एफ अपॉन एफ माइनस यू करो, ओके। तो m का वैल्यू क्या दे रखा है +4, f का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस के 60, और डिवाइड में क्या आ गया माइनस के 60 माइनस के u। कोई दिक्कत, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 240 और माइनस के 4u इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का माइनस के 60 के बराबर। कोई दिक्कत, अब इसको ले जाओ इधर, तो माइनस के 4u किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के 180 के बराबर, ओके। सॉरी प्लस की 180 के बराबर, ये पॉजिटिव में पहुंचेगा। तो u इक्वल टू क्या आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इधर आप लोग का, 40 कटे, ठीक है 180। तो 180 डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग 4 करेंगे, ठीक है, माइनस के 4, ओके। तो डिवाइड करो भैया, 16 कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 20 कितने बार जाएगा आप लोग का 5 बार। तो u का वैल्यू कितना आ गया माइनस के 45। अब माइनस क्या डिनोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट साइड को डिनोट कर रहा है, समझ आया कि नहीं। तो उस दर्पण से कितनी दूरी पे वो लड़की खड़ी होगी, उसकी इमेज 4 गुना नेचुरल इमेज साइज की बने, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आप लोग का, अगर वो 45 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी होती है उस मिरर से, देन उसका जो इमेज बनेगा वो एक इरेक्ट इमेज बनेगा, वो भी 4 टाइम्स नेचुरल साइज के, ठीक है। चलिए 23 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। वेट दे रखा है एक बॉडी का 9.8 एट अ प्लेस वेयर जी का वैल्यू इतना दे रखा है। तो W इक्वल टू होता है mg, तो अगर हम लोग m निकालना चाहते हैं तो W अपॉन g, W का वैल्यू 9.8, g का वैल्यू 9.8, एंड माय आंसर इज 1 kg। तो बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था, नहीं भैया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ अ लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, एक लाइट बॉडी दे रखी है, एक हल्का पिंड दे रखा है, एक भारी पिंड दे रखा है, दोनों का ही जो मोमेंटम है आप लोगों का रेखीय संवेग जो है वो समान दे रखता है आप लोगों को। अब गति ऊर्जा पूछा गया है, तो अब आप लोगों को पता है कि इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m के इक्वल। तो गति ऊर्जा की बात करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती है किसके, द्रव्यमान के, ओके। समझ आया कि नहीं। तो जिसका मास ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा ज्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा था लाइटर बॉडी हैज द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, ये सही बात है। देन द हेवियर बॉडी, सही बात है ना। तो जो लाइटर बॉडी है, ठीक है, तो अगर एम हम लोग का कम होगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा ज्यादा, तो आंसर ए जो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए बढ़ते हम लोग आज के अंतिम क्वेश्चन पर। क्या बोला गया था, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके द्वारा जो इमेज बनती है, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट की इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कैसी होनी चाहिए आप लोग की, बड़ी होनी चाहिए। तो यू की किस वैल्यू के लिए आप लोगों की जो है जो इमेज बन रही है एक रियल ऑब्जेक्ट की वो बड़ी होगी, ठीक है। तो आप लोग को पता है जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है आप लोग का, हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो वर्चुअल, बोले तो काल्पनिक, ठीक है। और आप लोगों का जो है वर्चुअल, काल्पनिक, एंड आप लोग का जो है डिविनाइज मतलब छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत, और इसमें क्या बोला गया है तो उसे कैसा प्रतिबिंब चाहिए, लार्जर प्रतिबिंब चाहिए। तो भैया लार्जर प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के लिए तो बनता ही नहीं है यू की किसी वैल्यू के लिए। तो आप लोग का ए भी गलत, बी भी गलत, आप लोग का सी भी गलत, आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर नो वैल्यू ऑफ यू, यू क्या है आप लोग का ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, हर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए। ऑब्जेक्ट को आप लोग अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं पर भी रख सकते हो किसी भी पोजीशन पे, आप लोग का जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल और डिफाइनाइज इमेज बनने वाला है।
इट मीन्स क्या हो गया, यू की किसी भी वैल्यू के लिए आप लोगों का एक रियल ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो उसके ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी नहीं बन सकती है। समझ आ गया कि नहीं? तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन आप लोग का एकदम सही होने वाला है। ठीक है, चलिए आज के 25 क्वेश्चन आप लोग के इधर ही कंप्लीट होते हैं। आउट ऑफ 25 आप लोग का कितना स्कोर था ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास अच्छा लगा है, क्लास को लाइक करो, क्लास को शेयर करो दोस्तों के साथ। ठीक है, बाकी डेली क्लासेस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करो एग्जाम कार्ड लाइव को। जो आप लोग का मैथ का क्लास है वो आप लोग को 9 AM पर मिल जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग फिजिक्स की क्लास की बात करते हैं तो ये आप लोग को जो है 12 PM पर मिल रहा है। अब देखो ये आप लोग का लास्ट टाइम आ गया, रिवीजन टाइम है आप लोग का। ओके, तो एटलीस्ट आप लोग को अच्छे से रिवीजन अब करना होगा। ठीक है, 9 तारीख ऑलरेडी आप लोग की हो चुकी है। चलिए, अगर आप लोग बाई ग्रुप का प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो सिंपली आप लोग करंट अफेयर की क्लास भी देख सकते हो जो कि 6 AM पर होती है, जो कि इतिश सर के द्वारा ली जाती है। ठीक है, और बाकी आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ। इसका जो पीडीएफ है वो कंप्लीट आप लोग को 10 मॉक टेस्ट का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जैसे आप लोग के 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।